हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं कि आईपीसीसी क्या है और इसके असेसमेंट रिपोर्ट्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं। ये हम डिटेल में जानेंगे आईपीसीसी के बारे में और उसके असेसमेंट रिपोर्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी अगर आप कोई भी कोर्स स्टडी आईक्यू पे लेना चाहते हैं तो आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं वीरो33। इस पे 33% ऑफ आपको मिलेगा, सो ये कोड यूज़ करना भूलिएगा मत। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब आपने सुना होगा, बहुत बार हम भी डिस्कस करते हैं अपने वीडियोस में कि आईपीसीसी ने ये कहा, आईपीसीसी ने क्लाइमेट चेंज को लेकर रिपोर्ट दिया। तो भाई ये आईपीसीसी क्या है? फुल फॉर्म है इसका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्योंकि आईपीसीसी को हम आज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, इसकी कोई भी रिपोर्ट आती है उसको बहुत ही वैलिड माना जाता है और उसी पे जो गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग देश की वो पॉलिसीज़ बनाती हैं। और इनफैक्ट जितने भी क्लाइमेट को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर आपके कन्वेंशंस क्या बोलेंगे, कोई भी मीटिंग्स होती हैं तो आप देख सकते हैं कि उनमें आईपीसीसी की रिपोर्ट पे, इसके आधार पे ही जो फैसले हैं वो लिए जाते हैं। अब रिसेंटली एक लेटेस्ट रिपोर्ट में जो मंडे 4 अप्रैल 2022 में ये लेक्चर हम बना रहे हैं, कुछ एक रिपोर्ट रिलीज हुई। तो जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के, उन्होंने कहा कि आज तक जितने भी प्रॉमिसेस क्लाइमेट को लेके अलग अलग गवर्नमेंट्स ने किए, कॉरपोरेशंस ने किए, वो ब्रोकन प्रॉमिसेस हैं, उनको पूरा नहीं किया गया, वो टारगेट्स अचीव नहीं किए गए, जो कि एक सही बात नहीं है, राइट। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं प्रिंट मीडिया में भी। अब क्लाइमेट चेंज पैनल क्या है? आईपीसीसी यूनाइटेड नेशंस बॉडी है और ये बॉडी क्यों बनाई गई है? क्लाइमेट चेंज को असेस करने के लिए, कि क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई जितनी भी साइंस है वो हमको समझ में आए और हमें पता चले कि क्या क्या चेंज अर्थ के क्लाइमेट में हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आईपीसीसी को सेटअप किया गया था 1988 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, याद रखिए डब्ल्यूएमओ ने और यूएनईपी ने इस बॉडी को जनरेट किया था। तो इनका मेन काम आईपीसीसी का क्या रहता है कि ये असेसमेंट रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, स्पेशल रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। इन रिपोर्ट्स में क्या मेथडोलॉजी अपना रहे हैं वो रिपोर्ट्स तैयार करते हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, कि किस तरह हमारा क्लाइमेट चेंज को क्या फ़र्क पड़ रहा है उसको असेस करने के लिए ये इनका काम है। सो नाउ इट शुड बी क्लियर टू यू कि आईपीसीसी का क्या काम है। हालांकि जो आईपीसीसी है वो खुद से रिसर्च नहीं करता, खुद से एंगेज नहीं होता साइंटिफिक रिसर्च में, लेकिन जो दुनिया भर के साइंटिस्ट हैं अलग अलग देशों से पूरी दुनिया में, उनको बोलता है कि आप साइंटिफिक लिटरेचर पढ़ो, पास्ट का भी पढ़ो, प्रेजेंट का देखो, मेथड्स यूज़ करो और लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रॉ करके रिपोर्ट्स बनाओ कि क्या स्टेट है क्लाइमेट की, पूरे अर्थ की यहाँ पे बात हो रही है। अब मैंने आपको बताया इनका मेन काम है असेसमेंट रिपोर्ट्स का। ये असेसमेंट रिपोर्ट्स क्या है? ARs, यूजुअली आप देखेंगे AR1, AR2 ऐसे करके रेफरेंस दिया जाता है, तो इनको बोला जाता है ARs। और इनको कुछ सालों में प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, काफ़ी सालों की मेहनत होती है, कॉम्प्रिहेंसिव और काफ़ी एक्सेप्टेड साइंटिफिक इवैल्यूएशन है अर्थ के क्लाइमेट के बारे में। यानी इस रिपोर्ट में जो भी छपता है सब लोग उसको बहुत सीरियस लेते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, असेसमेंट रिपोर्ट्स के आधार पे ही आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनती हैं कि हमको क्लाइमेट को कैसे टैकल करना है, और साइंटिफिक फाउंडेशन भी आपको मिलता है इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस का, जो भी कॉन्फ्रेंसेस क्लाइमेट को लेकर होती हैं। तो अभी तक आप देखेंगे 6 असेसमेंट रिपोर्ट्स जो हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं, यानी AR6 तक। 6th रिपोर्ट जो है वो आ रही है आपकी 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट आया उसका अगस्त 2021 में, सेकेंड पार्ट AR6 का आ गया फरवरी 2022 में, और थर्ड अभी मंडे यानी रिसेंटली हम अप्रैल की बात कर रहे हैं, इसमें इसका थर्ड पार्ट आया है। तो आप देख सकते हैं कि असेसमेंट रिपोर्ट्स जो हैं आईपीसीसी की टोटल 6 अभी तक पब्लिश हुई हैं, जिसमें उन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की है। अब एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है AR6 का,
इसमें इन्होंने क्या बताया, जो AR6 रिपोर्ट, असेसमेंट रिपोर्ट 6 की मैं बात कर रही हूँ। देखिए, एग्ज़ाम के लिए ये कैसे इम्पोर्टेंट है। जब आप मेंस में लिखते हैं ना, तो अगर आप कोट करेंगे, अगर एनवायरनमेंट पे कोई सवाल आया है, वहाँ से आप कोट करेंगे कि IPCC की AR6 में उन्होंने ऐसा कहा है, AR2 में ऐसा कहा था। क्योंकि 6 रिपोर्ट्स हैं, इनकी ब्रीफ समरी आपको मालूम होनी चाहिए कि क्या इसमें छपा था। तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप जनरलाइज़्ड अपना आंसर लिखते हैं, तो एवरीबडी इज राइटिंग लाइक दैट। तो अलग करने के लिए अगर आप कोट कर देंगे कि आपने ये डेटा कहाँ से लिया, इट्स वेरी गुड। ओके, नाउ सी फर्स्ट पार्ट AR6 का, इन्होंने बोला हीट वेव्स के बारे में बात की कि धीरे धीरे इंटेंस हीट वेव्स आपकी इंक्रीज होंगी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रेनफॉल के इंसिडेंट्स इंक्रीज होंगे, सी लेवल्स आपके बहुत जो हैं वो राइज होने लग जाएंगे, सूखा पड़ेगा लंबे समय तक, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। और ये भी कहा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग जो है, हम बहुत क्लोज हैं उसके, और उसको रोकना बहुत मुश्किल है, उसको कम करना बहुत मुश्किल है। AR6 के फर्स्ट पार्ट में इन्होंने ये बात की। सेकेंड पार्ट में इन्होंने वार्न किया कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स हो रहे हैं। इसका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से डिज़ास्टर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट 20 सालों तक भी ऐसा होता रहेगा अगर स्ट्रॉन्ग एक्शन हमने नहीं लिया। किसके खिलाफ? ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए अगर हमने कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लिया, तो क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स हमको नेक्स्ट 20 सालों में बहुत सारे इस तरह के डिज़ास्टर्स का सामना करना पड़ेगा। तो हमने AR6 के 2 पार्ट्स की बात की, पार्ट 1, पार्ट 2 में क्या क्या आया। अब इससे पहले की जो असेसमेंट रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने आज तक क्या कहा था, एक बार देखते हैं। फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो IPCC की है, वो 1990 में आई। यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो भी एमिशंस एटमॉस्फेयर में जा रही हैं, वो किसकी वजह से है? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, यानी आपके ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, और ये इंक्रीज़ हो रही हैं। और इनके इंक्रीज़ होने से ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ होता जा रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर 0.3 to 0.6 डिग्री सेल्सियस लास्ट 100 ईयर्स में इंक्रीज़ हुए। 1990 में इन्होंने ये बात कही, और इसी तरह से चलता रहा। तो इन्होंने प्रोजेक्शंस दिए कि 2 डिग्री सेल्सियस राइज प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स जो 2025 तक के हैं, उससे ज़्यादा आपको राइज होता हुआ नज़र आएगा। 4 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाएगा टेम्परेचर 2100 तक, और सी लेवल्स जो हैं 65 सेंटीमीटर बाय 2100 तक इंक्रीज हो जाएगा। सी लेवल भी आपका राइज हो जाएगा। अब ये रिपोर्ट है, ये नेगोशिएशन का बेसिस है UN फ्रेमवर्क का। जितना भी आपका UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज में, UNFCCC 1992, जिसको हम रियो समिट कहते हैं, इसके बेसिस पे वहाँ पे नेगोशिएशंस हुई कि सारे देश अब आगे कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे। फिर आता है, ये आपकी फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट है सेकेंड असेसमेंट रिपोर्ट 1995। अब सेकेंड असेसमेंट रिपोर्ट में इन्होंने जो पहले प्रोजेक्ट किया था कि टेम्परेचर कितना राइज होगा, उसको इन्होंने रिवाइज किया। रिवाइज कैसे किया? क्या क्या, यानी यहाँ का डेटा जो है वो रिवाइज किया कि कितना राइज होगा। तो इन्होंने कहा जो ग्लोबल टेम्परेचर्स हैं वो 3 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स जाएंगे 2100 तक, और सी लेवल जैसे पहले 65 सेंटीमीटर कहा था, अब कहा कि 50 सेंटीमीटर इंक्रीज उसमें देखा जाएगा। और एविडेंस आएगा तो उसके साथ साथ हमको और चीज़ें भी पता चलेंगी। ग्लोबल राइज इन्होंने कहा 0.3 to 0.6 डिग्री सेल्सियस हुआ है लेट 19th सेंचुरी के बाद, और अनलाइकली टू बी इंटायरली नेचुरल इन ओरिजिन। इसका यही मतलब है कि ये नेचुरल रीजंस की वजह से ये राइज नहीं हुआ है, बल्कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ है। अब जो AR2 थी, ये साइंटिफिक, इसके बेसिस पे आपका क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जो है उसको वर्कआउट किया गया। तो आप देख सकते हैं, पहले वाले पे आपका रियो समिट हुआ, दूसरी असेसमेंट रिपोर्ट आने के बाद क्योटो प्रोटोकॉल इसके आधार पे हुआ, 1997 की बात है। अब थर्ड असेसमेंट AR3, ये आई कब? 2001 में। यहाँ पे भी इसको रिवाइज किया गया फिर से, जो प्रोजेक्शंस थी ग्लोबल टेम्परेचर को लेके। यहाँ पे कहा गया कि 1.4 to 5.8 डिग्री सेल्सियस 2100 तक होगा अगर हम 1990 से कंपेयर करें। प्रोजेक्टेड रेट ऑफ वार्मिंग जो है वो भी इंक्रीज हो रही है लास्ट 10,000 सालों से अगर कंपेयर किया जाए। यहाँ पे इंक्रीज्ड रेनफॉल की भी बात की गई, ऑन एवरेज की एक्सट्रीम रेनफॉल। अब तो बोला लास्ट में एक्सट्रीम रेनफॉल, लेकिन उसमें बोला धीरे धीरे आपकी रेनफॉल इंक्रीज होगी बाय 2100। सी लेवल्स जो
हैं वो इंक्रीज़ होंगे 80 सेंटीमीटर। देखिए पहले मैं 65 बोला, फिर 50 बोला, और थर्ड में आते आते इन्होंने प्रोजेक्शन दिया कि 80 सेंटीमीटर, लेकिन ये 1990 लेवल से हैं वो इंक्रीज होंगे। ग्लेशियर्स रिट्रीट होना शुरू हो जाएंगे 21st सेंचुरी में, ये हम देख ही रहे हैं। फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी इनकी बढ़ती जा रही है। जो ड्यूरेशन है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की, देखिए नॉर्मल वेदर इवेंट है, बारिश हो रही है, थोड़ा बहुत फ्लड आ रहा है, नॉर्मल अगर हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके फ्लैश फ्लड्स आने शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा बारिश होने लग जाए, तो दीज आर द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो उन्होंने इस रिपोर्ट में यही कहा कि ये सब इंक्रीज होगा, हम देख भी रहे हैं, हो भी रहा है। अब ये रिपोर्ट ने नया एविडेंस दिया ग्लोबल वार्मिंग का, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से है। तो ऑलमोस्ट हर असेसमेंट रिपोर्ट पे ग्लोबल टेम्परेचर की बात की गई है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बात की गई है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहाँ का रिस्पॉन्सिबल है इसके बारे में बात की गई है। फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट जो आई आपकी 2007 में, इसने कहा कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो हैं 70% इंक्रीज हुई हैं 1970 से 2004 तक। एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की 2005 में 379 पार्ट्स पर मिलियन है, और सबसे ज़्यादा है अगर हम लास्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे 650,000 यानी 6,50,000 ईयर्स में अगर हम देखते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो, ग्लोबल टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो सकता है 2100 तक प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। सी लेवल 60 सेंटीमीटर हायर देन 1990 लेवल, ये डेटा यहाँ पे इन्होंने दिया। और इस रिपोर्ट को 2007 में नोबेल प्राइज़ भी मिला आईपीसीसी को इस रिपोर्ट की वजह से। और ये जब रिपोर्ट आई इसके बाद साइंटिफिक इनपुट था ये किसके लिए, 2009 में जो आपका कोपेनहेगन क्लाइमेट मीटिंग हुई वो इसके आधार पे हुई आपके फोर्थ असेसमेंट पे। अब फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट इस 2014 में आई, और यहाँ पे बोला कि इट इज सेड more than half of the temperature rise since 1950 was attributable to human activities। अगेन यहाँ पे इल्ज़ाम ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे लगा कि आधे से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होने का रीज़न ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इनकी एटमॉस्फेयर में हो गई है। राइज जो है ग्लोबल टेम्परेचर में अगर 2100 तक, इन्होंने कहा कितना 4.8 सेल्सियस डिग्री तक जा सकता है फ्रॉम योर प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, और मोर फ्रीक्वेंट हीट वेव्स आएंगी। काफ़ी सारे स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। और इस रिपोर्ट के आधार पे साइंटिफिक बेसिस पे जो नेगोशिएशंस हैं वो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में किया गया। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि AR1 में क्या कहा गया, उसमें क्या कंक्लूजन था, क्या फैक्ट्स थे, और उसके आधार पे क्या हुआ। हमने बोला कि भाई रियो समिट हुआ, 1990 में रिपोर्ट आई, फिर रियो समिट हुआ। AR2 में क्या इन्होंने प्रोजेक्शंस दिए और उस पर कौन सा स्टेप लिया गया, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे आप सो दिस वाज इट। अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी। इस तरह से ट्वीट आप आईपीसीसी को ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। जो लोग पढ़ते हैं, देखिए ट्विटर आप इसी अच्छे हैंडल्स को फॉलो करने के लिए रखें तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा आपको। ये देखिए यहाँ पे ये बीबीसी से लिया गया है कि कितना चेंज क्लाइमेट में, यहाँ पे प्रोजेक्शंस आप देख सकते हैं। इसमें 6th असेसमेंट रिपोर्ट जो अब आई है आईपीसीसी की, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन की बात की है, हाईएस्ट है 2 मिलियन ईयर्स में। सी लेवल राइज फास्टेस्ट रेट पे हो रहा है 3000 सालों में। आर्कटिक सी आपकी मेल्ट हो रही है, लोएस्ट लेवल वहाँ पे बहुत कम आर्टिक आइस है लास्ट 1000 ईयर्स में। ग्लेशियर्स आपके रिट्रीट हो रहे हैं इस लेवल पे 2000 सालों में सबसे ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट का ये कंडीशन बताया गया है। और ये स्क्रीनशॉट है आपकी, जो जितना हमने लेक्चर डिस्कस किया उसका यू कैन से कंक्लूजन। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रही है। अब देख सकते हैं कि पहली रिपोर्ट ये यहाँ पे याद भी आपको रहेगा 1990, सेकेंड 1995, 2001, 7, 14 और फिर 2021 में, राइट। 21 में जैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया इसके 3 पार्ट्स आए, अगस्त से शुरू हुई। सो दिस इज़ इट। और ये जनरल आपके लिए कि प्रोटेक्ट हम अपने प्लानट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप एजुकेट कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, इस पे बिलीव कर सकते हैं, सस्टेनेबल मेथड्स अपनी लाइफ में अपना सकते हैं, शॉप वाइजली, डोंट सेंड केमिकल्स इनटू योर वाटरवेज। तो ये जनरल बातें हैं कि जो हमको अपने तक, प्लांट अ ट्री, ये सब हम अपने एंड से कर सकते हैं। क्वेश्चन, इंक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर्स कॉजेज द डिजर्टिफिकेशन, डिस्ट्रक्शन टू ह्यूमन सेटलमेंट, डिस्ट्रक्शन टू इंफ्रास्ट्रक्चर, एंडेंजरिंग ऑफ स्पीशीज। जो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जांच सकते हैं। बाकी यू कैन विजिट अ वेबसाइट और डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर द कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।